कवियत्री जुड़ चुकी हैं, अगली कवियत्री। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अभिनंदन। तो हमारे साथ हमारी अगली कवियत्री जुड़ चुकी हैं वंदना बाजपेयी जी। तो वंदना बाजपेयी जी, हम सब आप बहुत आतुर हैं, बहुत उत्सुक हैं। अनामिका जी कह रही हैं हम भी उनकी प्रतीक्षा में हैं। तो हम सब आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपके बहुत सुंदर रचनाओं को, काव्य को, उन सब का रसास्वादन करने के लिए हम सब आपको निमंत्रण देते हैं, अभिनंदन करते हैं। आ जाइए वंदना जी, मंच आपका है। इस महायज्ञ में अपनी आहुति के लिए तैयार हो जाइए, अपनी रचनाओं की आहुति के लिए। स्वागत है आपका वंदना जी। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं इस माँ भारती कविता महायज्ञ के लिए मैजिक मैन अनचंद्रा जी को बहुत बहुत मतलब बधाई देना चाहती हूँ और बहुत सादर प्रणाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण और इतना कठिन आयोजन उन्होंने किया, जिस आयोजन को करना एकदम असंभव लग रहा था, लेकिन उन्होंने संभव कर दिया। इसके पीछे उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई, जिसमें कि आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अध्यक्ष हरीश नवल जी का, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी का, निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी का और सह निदेशक नीता जोशी जी का। इसके अलावा विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपनी छोटी बहन और अपनी मित्र अनामिका चक्रवर्ती का, जिन्होंने मुझको आमंत्रित किया और इस महायज्ञ में कविताओं की कुछ आहुति देने के लिए मुझको भी कहा। और आपका भी आभार कि आप इतना अच्छा संचालन कर रही हैं। मैं काफी देर से सुन रही हूँ, बल्कि मैं लगभग रोज ही सुन रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इतना बड़ा आयोजन बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत अच्छे तरीके से इसलिए हो जाता है कि लोग केवल अपना हित नहीं देखते हैं। लोग सोचते हैं कि एक बड़ा आयोजन है, हम सबको करना है, हम सबको मिल के करना है। बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रमों में छोटी छोटी बातों पे जहाँ झगड़े हो जाते हैं, जहाँ कलह हो जाते हैं, वहाँ इतना बड़ा आयोजन हो जाना और इतनी सुगमता पूर्वक हो जाना, ये बताता है कि ये आयोजन हिंदी भाषा के हित के लिए किया जा रहा है। ये कविता का प्रेम है, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम है और आपसी सहयोग है, जिसके लिए ये कार्यक्रम बहुत समय तक जाना जाएगा। और इसके लिए बहुत बहुत सभी को बधाई। और क्योंकि आज हिंदी दिवस बिल्कुल वंदना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हरीश नवल जी की अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये मुझे लगता है बहुत समय तक याद किया जाएगा, बहुत समय तक याद किया जाएगा इस अभूतपूर्व प्रस्तुति के लिए। 14 दिनों तक निर्बाध काव्य पाठ चलाना कोई आसान बात नहीं है। सैकड़ों कवि अभी पढ़ चुके हैं इसमें, आज तो पूर्णाहुति का दिन है। तो हम सब पूरे समर्पण से देख रहे हैं कितने साहित्य साधक इससे जुड़े हुए हैं और उन सबको नमन करते हैं और उन सबके समर्पण की सराहना करते हैं। और आज चूंकि हिंदी दिवस है तो हिंदी पर ही एक कुंडलिया छंद सबसे पहले वहां से शुरू करूंगी। स्वागत है। क्योंकि हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं, कोई भी भाषा सीखना बुरा नहीं है। जहां तक ये माना जाता है, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम दूसरी भाषा नहीं सीख सकते। आप कुछ भी सीखिए, आप इंग्लिश सीखिए, आप फ्रेंच सीखिए, आप कोरियन सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमें जड़ों से जोड़ती है और हमारी तरक्की में मातृभाषा ही मुख्य रूप से सहायक है, क्योंकि हम सोचते हैं अपनी मातृभाषा में ही। चाहे जब भी सीखिए अलग कोई जबान, मन में हिंदी का मगर सदा रहे सम्मान। सदा रहे सम्मान यही है माँ की बोली, दोस्तों यारों संग करी थी हंसी ठिठोली। भाव जगत का बीज इसी से खुलेंगी राहें, भूल जड़ को पात सींच ले जितना चाहें। जड़ को भूल करके अगर आप पत्तों को सींचेंगे तो कोई भी आपका समृद्धि नहीं होगी। इसलिए अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को, अपना पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही मुख्य रूप से ये संदेश है। अच्छा, दूसरी कविता मैं इस हिसाब से लाई हूँ कि जब मैंने कविता लिखना शुरू किया था तो एक महिला क्यों कविता लिखना शुरू करती है, एक स्त्री क्यों लिखना शुरू करती है, उसको कुछ पंक्तियों में पिरोया है, वो ध्यान चाहूंगी आप लोगों का। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए उन सारे प्रश्नों के उत्तर जो तरल बन बन कर बहते रहे माँ और दादी की आंखों के कोरों से, सदियों से जिनको पूछने का साहस नहीं जुटा पाई औरत, सौंपती रही एक धरोहर की तरह अगली पीढ़ी को। चुप रहकर चुपचाप सिखाती रही होंठ सीने की कला, कि कैसे एक दावानल दिल में दबाकर जलते रहे हैं घर के चूल्हे,
कि कैसे एक आग को जिंदा रखने के लिए सिलकती रही है औरत राख हो जाने तक। वो सारे प्रश्नों के उत्तर चाहने के लिए एक स्त्री कलम उठाती है और उनमें अब हम आगे बढ़ेंगे। कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी समाज को देने हैं और समाज के पास हैं। उसी में एक कविता है, कूड़े की संस्कृति। ये बहुत लंबी कविता है, लेकिन आवाज कम आ रही है। आवाज क्या कम आ रही है मेरी? नहीं आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। अब अच्छा, बिल्कुल सही आ रही है। जी जी ठीक है। तो कविता का शीर्षक है कूड़े की संस्कृति। ये कविता लंबी कविता है, तो सुनाना शुरू करते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग मानस तन पावा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए खोली थी उसने आंख अस्पताल के ठीक पीछे बने कूड़ा घर में, जहां आस पास इधर उधर बिखरा पड़ा था कूड़ा ही कूड़ा। जबरन खींच कर निकाले गए कन्या भ्रूण, कुछ सीरिंज, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन वगैरह। जो भींच कर हृदय से लगा लेना चाहते थे उसे छलक आई थी ममता, जैसे वही हो उनकी संतान। यही कूड़े की संस्कृति है। नन्ही नन्ही आंखें टुकुर टुकुर ताक रही थी अपने चारों ओर। नाक पर रुमाल रखकर खड़ी पत्रकारों की भीड़, जिनके लिए थी वो एक खबर। दिल्ली के एक प्रसिद्ध अस्पताल के बाहर कूड़े में फेंकी गई बच्ची, समाज का विद्रूप चेहरा, दोषी कौन। इन खबरों के छपने से मिले पैसों से शायद कोई लाए पत्नी के लिए साड़ी, बेटे के लिए किताबें, या चुकाए पंसारी का बिल। वहीं बड़े बड़े कैमरे थामे तमाम चैनल वाले जो दिन भर उसका चेहरा टीवी पर दिखाएंगे। कई छोटे बड़े नेताओं के बीच चलेगी बहस, वामपंथ, दक्षिणपंथ, चरमपंथ, नरमपंथ और गरमपंथ के बीच चलेंगी गर्मा गर्म बहसें। बंद कर दो वैलेंटाइन डे, लिव इन का नतीजा है कूड़े में फेंकी गई बच्ची। नहीं, औरतों पर अत्याचार, धोखा, फरेब का नतीजा। यह सावंतवादी सोच जिसमें एक माँ विवश है अपनी कन्या संतान को कूड़े में फेंकने के लिए। सब एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे चिल्लाएंगे, प्रतीक्षा करेंगे, शायद किसी बड़े नेता की दृष्टि उन पर पड़ जाए और अगले चुनाव में टिकट मिल जाए। बीच बीच में विज्ञापन कंपनियां परोस देंगी विज्ञापन, लो कैलोरी डाइट के, फेयरनेस क्रीम के और डिओडोरेंट के। इन सब से बेखबर कहाँ जानती है माँ के दूध के लिए बिलखती वो मासूम सी बच्ची कूड़े में कूड़े की तरह पड़ी कि वो पाल रही है कितनों के पेट। यही कूड़े की संस्कृति है। उसके जन्म को महापाप घोषित करने वाले पुजारी, मौलवी, पादरी अपने अपने ईश्वरालयों में बैठ करेंगे सरफुट अव्वल, उनके धर्म का एक सदस्य कहीं कम ना हो जाए। ओवर टाइम का बहाना बना रेड लाइट एरिया में जाने वाला ननकू टीवी के सामने पापड़ चबाते हुए कोसेगा पूरी आदमजात को। बगल में भिंडी काटती उसकी पत्नी देगी ईश्वर को धन्यवाद कि उसका पति ऐसा नहीं है। 10 बरस से सूनी कोख का दर्द भोगती सुधा कातर दृष्टि से देखेगी सास को, जो ना 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 सोचियो भी ना कहकर खून के वैज्ञानिक वर्गीकरण को झुठलाते हुए घोषित कर देगी उसको गंदा खून। सुबह की सुर्खियों बनी बच्ची शाम तक भुला दी जाएगी पुराने अखबार की तरह। जानती थी शायद जन्मदात्री माँ इंसानी फितरत को, इसीलिए तो फेंक गई कूड़े में कि लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई पालेगा नहीं उसे, पर कूड़ा पाल ही लेता है हर कूड़े को। यही कूड़े की संस्कृति है। सही है, सब फेंक देते हैं कूड़े को अपने घर के बाहर, पर कूड़ा कभी नहीं फेंकता किसी को, समा ही लेता है अपने अंदर हर कीच, हर गंदगी, हर पाप, हर पुण्य। मिल ही गया उसे एक घर कूड़े के पास किसी झुग्गी में, जहां कूड़े को बीन बीन कर खाई जाती थी रोटी, गोल गोल, बिल्कुल आम घरों की तरह। भर ही जाता था पेट, पर अपरिचित ही रहता था डकार का स्वाद। शाम को खेला जाता था मनपसंद खेल, बजबजाते सीवर में धागे के साथ चुंबक डालकर खोजे जाते थे सिक्के, जो तथाकथित साफ खून वालों की गंदगी के साथ समा गए थे नालियों में। ये चंद सिक्के ला देते थे मुस्कुराहट। बेतरतीब बाल और मैले कुचले कपड़ों से कूड़े के साथ कूड़े की तरह बढ़ते हुए बच्चों में। यही कूड़े की संस्कृति है। एक दिन आ ही गया उधर कूड़े का व्यापारी, गली गली घूमते हुए, जिसकी तेज पारखी निगाहें जानती थी खरपतवार की तरह बढ़ते हुए कूड़े को भी
बांटा जा सकता है लिंग के आधार पर, कि बड़े बड़े बंगलों महलों से लेकर रिक्शे वाले खोमचे वालों तक में है कूड़े के खरीदार। हाँ, बन करके पहली पसंद चल दी थी एक व्यापारी के साथ अबोध 13 साल की कूड़े की बिटिया। अनभिज्ञ अनजान सी कि कूड़े की भी लगती हैं बोलियां कुछ ज्यामिति आकारों के आधार पर। कूड़े के दामों में भी आता है उतार चढ़ाव, सफेद और काले रंग से, कच्ची और पक्की उम्र से, यही कूड़े की संस्कृति। अब हो गई थी उसकी उन्नति, कूड़े से बन गई थी कूड़ा घर, जो निगलती थी रोज अपशिष्ट पदार्थ, जलती थी हर रात अपनी चिता में, दफन करती थी अपने मानवीय अधिकारों को, अरमानों को हर सुबह सूर्य की लालिमा के साथ। जानती थी दफनाया जाना या जलाया जाना कि कूड़े का प्रारब्ध है। अक्सर इस कूड़े को खाकर बढ़ जाता था उसका उदर, आने लगती थी डकार, मिचलाता था जी, और बढ़ जाता था थोड़ा सा कूड़ा किसी मस्जिद के प्रांगण में, किसी गटर के पास, किसी मंदिर मस्जिद के प्रांगण में, किसी गटर के पास, किसी निर्जन स्थान में, या किसी अस्पताल के पीछे। चाहे कुछ भी कर लो, कूड़ा कूड़े को जन्म देता ही है, यही कूड़े की संस्कृति है। कब समझेंगे ये सफेद पोश, कब समझेंगे ये सफेद पोश जो बड़े बड़े बंगलों में आलीशान मकानों में बैठे हैं। जरा रुकें, ठहरें, अब भी चेत जाएं कि उनका क्षणिक उन्माद जन्म देता रहा है, जन्म देता रहेगा कूड़े को, और कूड़ा कभी घटता नहीं है, वह बढ़ता जाता है, दिन दूना रात चौगुना, इतना इस कदर कि लीलने लगता है सुख शांति, चबा डालता है सभ्यताओं को, इसके नीचे दब कर मर जाते हैं मानवीय अधिकार, आने लगती है सड़ान मरे हुए जिस्मों की जिंदा रूहों से, यही कूड़े की संस्कृति। तो कविता पूरी हुई, बड़ी कविता बहुत ही वेदनापूर्ण अभिव्यक्ति की है इसमें आपने, और बहुत सारी उन बातों को समेटा है जिनको लेकर हम बहुत उड़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर कविता, आपके शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर। अब अगली कविता है वो भुट्टे सेकती औरत। आज न जाने कोरोना काल के ऊपर है, कोरोना काल में मजदूर जो है वो किस तरह से उन पे विपदा आई, और हम लोगों को पता नहीं चला कि जो लोगों को हम जानते थे, जो हमारे घरों के आसपास काम करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, कोई भुट्टा सेकता था, कोई मूंगफली का ठेला लगाता था, उन पे क्या विपदा आई उसके ऊपर ये कविता है। आज न जाने क्यों याद आ रही है, आज न जाने क्यों याद आ रही है वो स्त्री जो ठीक पार्क के गेट पर बैठती थी और दो ईंटों के मध्य सुलगा कर कुछ खपचियां, कुछ कागज के टुकड़े और सूखी घास रख कर ऊपर एक जाली सेकती थी नर्म नर्म भुट्टे। नींबू और धनिया मिर्च का नमक रगड़ कर देती थी 10 का एक। कितनी बार देखा है उसे यूं ही आते जाते, जब भुट्टे सेकते हुए बीच बीच में अपने पैरों को हिलाकर गोदी में रुदन करते शिशु को देती थी स्नेहिल स्पर्श। पार्क में चक्कर लगाने आए स्त्री पुरुष, खेलने आए बच्चे, कुछ पल साथ बिताने की ख्वाहिशमंद प्रेमी युगल लाइन लगाकर करते थे प्रतीक्षा। हर रोज पुनः पुनः निर्मित की गई नन्ही सी भट्टी में भुट्टे सेकते हुए झटपट चलते थे उसके हाथ, और स्वरोजगार के स्वाभिमानी श्रम सीकरों से दपदपाता था उसका चेहरा। उन नर्म गर्म भुट्टों को कुतरते हुए बीतती थी कितनी ही शामें, होते थे सुख दुख साझा, बनती थी भविष्य की योजनाएं। आह, इस वर्ष भुट्टे के मौसम में नहीं होगी वहां, कौन खाएगा कोरोना के भय से। सोशल डिस्टेंसिंग बदल ही जाती है धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंसिंग में। नर्म भुट्टों पर हाथों की छुअन, गोद में बच्चे का रुदन लेकर जाने कहाँ गई होगी इस बार। शायद लौट गई हो अपने गांव, पैरों में रिश्ते छाले लेकर, या पेट की खातिर स्वाभिमान को अलगनी पर टांग लगी होगी भोजन वितरण की किसी सरकारी गैर सरकारी लाइन में, या फिर बरखप गई होगी आपदा की भट्टी में। ओह, रह रहकर याद आ रही है वो स्त्री, और यह भी कि जीवन कितनी छोटी छोटी सामान्य चीजों से जीवन जैसा था। बहुत ही आपके जो जीवन के आसपास की जो घटनाएं हैं, वस्तु हैं, उनसे आपने काव्य में अपने शब्दों में पिरोया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना है आपका, लेखनी बहुत ही सुंदर है। और एक अगली, जब बच्चों की मार्कशीट लगती है और बच्चों के मार्क्स आते हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों की मार्कशीट लगा देते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये मार्कशीट लगा देने से दूसरों बच्चों पे असर पड़ेगा,
और वो बच्चे मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हम सब लोग पेरेंट्स हैं और ये डरे भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे पे असर ना पड़े, लेकिन अगर आप समस्या की जड़ में जाएंगे तो समस्या कहाँ से शुरू होती है। ये जो दिखाने की प्रवृत्ति है, ये केवल मार्कशीट की प्रवृत्ति नहीं है। हम कहीं ना कहीं हम सब बच्चों की हत्याओं में दोषी हो जाते हैं। उसको लिखा है, कविता वागार्थ में प्रकाशित हुई थी। हम सब हत्यारे हैं, हम सब हत्यारे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में क्या आप सोचते हैं, जब आप अपनी नई कार की फोटो डालते हैं तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो साइकिल से चलता है उस पर क्या बीतती है? क्या आप तब सोचते हैं जब आप अपनी फोटो डालते हैं नियाग्रा फॉल के ठीक सामने, या वेनिस की नहरों की, या पिज़ा की झुकी हुई मीनार की, तो उस पर क्या बीतती है जो पिछले 20 साल से दिल्ली में रहने के बावजूद भी नहीं देख पाया है लाल किला? अजी रोटी पानी से फुर्सत ही नहीं है, बड़ा परिवार है, नहीं ले जा सकते सबको साथ। क्या आप तब सोचते हैं जब आप 5 स्टार होटलों में वाइन ग्लास के टकराने की फोटो डालते हैं, जहां के एक कप चाय किसी पूरे परिवार के एक दिन के खाने से ज्यादा महंगी है? जरा अपनी टाइमलाइन चेक करिएगा। नहीं सोचते ना? आप नहीं सोचते, लेकिन वो सोचता है। वो भी यही चाहता है। जो अपनी उम्मीदों का भारी बस्ता अपने स्कूल जाते बच्चे के कंधों पर चढ़ा देता है, वो जवाब ढूंढता है इन तमाम तानों का अपने बच्चे की मार्कशीट में। वो जवाब ढूंढता है बॉस की दादागिरी का अपने बच्चे के चयन में। कभी गौर से सुनिएगा इन घरों की दीवारों के शब्द। देखो ये आज भले ही नहीं, देखो भले ही नहीं हुआ मेरा प्रमोशन, पर मेरे बेटे का चयन बॉस के बेटे से अच्छे कॉलेज में हुआ है। अपना कुचला हुआ सम्मान उसे पूरा करना है बेटे के माध्यम से। अच्छा, आप तो अपनी खुशी बांट रहे थे। आपका तो पैतृक है, या पाया है आपने अपने घनघोर परिश्रम से। तो आपत्ति क्यों जनाब? वो भी तो अपनी खुशी साझा कर रहे हैं, जो अपने बच्चों की मार्कशीट अपनी दीवार पर चस्पा कर रहे हैं। फिर क्यों सिर्फ उन्हें ही बता रहे हैं बच्चों के विरुद्ध? वो आपकी उपलब्धि थी, ये उनकी है। पूरा समाज है बच्चों के विरुद्ध। ठहरिए, सोचिए, इस आग हेतु पहली तीली कहाँ से फेंकी गई? लपटे हैं ये तो, जो खुद नहीं उठती यूं। अगर सोशल मीडिया के इस दौर में दिखाना जरूरी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि हमने नाक इधर से पकड़ी या उधर से? फिर से देखिएगा अपनी टाइमलाइन। इस खूबसूरत दुनिया को कामनाओं के कुरुक्षेत्र में धकेलने में आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम सब कहीं ना कहीं हत्यारे हैं। बहुत ही सुंदर वंदना जी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आशा जैन है, मीता दास जी जुड़े हुए हैं, ऋचा श्रीवास्तव, निवेदिता दिनकर, अनामिका चक्रवर्ती जी, सोनू यशरा जी, बहुत लोग जुड़े हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। इंद्रजीत शर्मा लिख रहे हैं बहुत खूब। और आपकी रचनाएं जो जीवन के आसपास घूमती हैं और ये बहुत ही मन को प्रभावित करने वाली हैं। और आप ये सही कह रहे हैं, अभी जो सोशल मीडिया पर दिखावे की प्रवृत्ति आई है, ये कुछ उन लोगों के लिए बहुत दुखदाई है जो आप कह रहे हैं कि वास्तव में जिनके लिए एक 2 वक्त की रोटी या 1 कप चाय के लिए जिनका संघर्ष है। तो आपकी बहुत ही अच्छी लेखनी और बहुत ही सुंदर आपका प्रस्तुतिकरण भी है, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। अब अभी बीच में बुद्धत्व और स्त्रियों पे एक विवाद चला था कि कटोरी विमर्श चला था, उसकी बात कर रहे हैं कि स्त्रियों को बुद्धत्व क्यों नहीं प्राप्त होता, या स्त्रियां बुद्धत्व की कोशिश ही क्यों नहीं करती हैं। तो उसी पे कविता है, बुद्धत्व और स्त्रियां। जाओ जाओ ज्ञान की खोज में, अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर, पर मैं यहीं रहूंगी। जब तुम कर रहे होगे आत्मा और परमात्मा की बातें, तब मैं अपने गर्भ में उठा रही होंगी सृष्टि के मलमूत्र का भार। जब तुम प्रयत्नरत होगे पार करने को पुण्य के सातों लोक, तब मैं बदल रही होंगी सृष्टि के पोतड़े। उठाया है मैंने सृष्टि रचना का भार प्रथम दिवस से, नहीं मुंह मोड़ सकती अपने कर्तव्य से। इसलिए जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, रचो ज्ञान ज्ञान की खोज में, रचो सूत्रों को, फिर बताओ मुझे ही, नरक का द्वार, अज्ञानी या ताड़ना की अधिकारी। निष्कासित कर दो मुझ निष्पाप को अपनी तथाकथित मर्यादा की रक्षा के हेतु, या फिर लगाओ इल्जाम ही, मोह के धागे में उलझी स्त्रियां नहीं प्राप्त कर सकती बुद्धत्व को। पर सुनो, तुम्हारे पुण्य लोकों के क्षीण होने पर, या तुम्हारी ही क्रूरता से नष्ट इस पृथ्वी पर, क्योंकि युद्ध ज्यादातर पुरुष ही करते हैं, कहते हैं कि अगर स्त्रियां जो है सत्ता संभालती तो इतने युद्ध ना होते।
वो छोटी जी छोटी जी बातों में बिल्कुल बिल्कुल। जरूर बात करती हैं, लेकिन इतना खून खराबा वो नहीं देख पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो जिसकी युद्ध में जिसकी मृत्यु हो रही है वो भी किसी का बच्चा है, वो इसके अतिरिक्त सोच नहीं पाती हैं। तो उसी जी भाव को समझने की कोशिश करिए। तुम्हारे पुण्य लोकों के क्षीण होने पर या तुम्हारी ही क्रूरता से नष्ट इस पृथ्वी पर दोबारा आना पड़े तुम्हें, लेके अवतार धर्म की स्थापना हेतु, पाने को बुद्धत्व या फिर देने को कर्म का संदेश, तो प्रकृति के अपने कर्म में रत मैं तुम्हें फिर जन्म दूंगी, मैं तुम्हें फिर जन्म दूंगी। जी, बहुत ही सहज सरल शब्दों में आपने सुनाई है कविता, और जीवन के आसपास ही घूम रही हैं। आपके काव्य का जो विषय है या वो बहुत ही जीवन के आम जीवन से जुड़े हुए हैं, और सहज सरल शब्दों में आपने उनकी अभिव्यक्ति दी है। बहुत ही सुंदर वंदना जी। अच्छा, एक हमारे कविता और है, हम पर्यावरण जी से रिलेटेड है, गौरैया और माँ। इसमें माँ जी जी और गौरैया दोनों की तुलना करी हुई है। मायके जाते हुए हर बरस रास्ते भर मेरी आंखें ढूंढती हैं पुरानी पीढ़ी को, और घर की मुंडेर पर बैठी गौरैया को, जैसे सुनिश्चित कर लेना चाहती हूँ कि सब ठीक है। और भैया रास्ते भर बताते चलते हैं हर घर का हाल। उस सूनी बालकनी में जहाँ टूटा पड़ा है मिट्टी का सकोरा, उसमें पानी पीने आती थी गौरैया। नहीं रही वो बिश्राइन चाची जो कहा करती थी अन्न नाली में न बहाव, नाली का कीड़ा बन हो। वो बड़े सफेद घर वाले गुप्ता चाचा जी भी नहीं रहे, जो अपनी बड़ी सी क्यारी में खिले फूलों को देखकर मुस्कुराते, देखो बिटिया फूल भी बात करत हैं, बस बच्चन की तरह पालन पड़त है। तभी तो बने थे हर पेड़ पर कितने सारे घोंसले, और चहचहाती थी गौरैया। अब सारी क्यारी हटाकर जमीन पक्की कर दी गई है, कौन करे सुबह शाम पानी देने का झंझट। और वो बूढ़ी काकी भी पिछली दिवाली को नहीं रही, जो समझाया करती थी टोटी धीमे खोलो, पानी ऐसा न बहाव, पानी बदला लेत है। अब खाली पड़े घर में जम गई है घास फूस, न चावल के दाने, न पानी, न गौरैया। एक अजीब सी बेचैनी है, एक अजीब सी बेचैनी के बीच आगे बढ़ते हुए देखती हूँ ठीक अपने घर की मुंडेर पर मुट्ठी भर चावल के दाने, सकोरे, पानी और चींची करती गौरैया। तभी माँ आकर लगा लेती हैं मुझे गले, फिर मुस्कुरा कर देखती हैं मुझे और गौरैया को, और मौन ही कह देती हैं, देखो छत की मुंडेर पर गौरैया है, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पढ़ती है पर्यावरण संरक्षण को और हमारी उसे जीती रही है। मैं भींच लेना चाहती हूँ उस पल को, माँ को और गौरैया को, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक ममता है तब तक छत की मुंडेर पर गौरैया है, चींची के स्वर हैं, बाद में तो बस कौवे और उनकी कांव कांव ही रह जानी है। जी जी, बहुत ही सुंदर। आपके शब्द बहुत सुंदर हैं। अब मेरे ख्याल से समय खत्म हो रहा है। जी सर। जी मैम, दूसरे कवि हमारे जुड़ चुके हैं, और आप अपने अंतिम रचना से समाप्ति कर दीजिए। जी बिल्कुल। तो एक तमाम महिला रचनाकारों को समर्पित एक गीत। जी सुनो सखी विश्राम कहाँ है, सुनो सखी विश्राम कहाँ है, जीवन के विस्तृत कानन में, सांसों के सीमित बंधन में ढूंढो अपना मुकाम कहाँ है, सुनो सखी विश्राम कहाँ है। इतिहास से निकली सीता, प्रश्न उठाती हर परिणीता, अग्नि परीक्षा दे जो संग में, किसी युग में वो राम कहाँ है, सुनो सखी विश्राम कहाँ है। प्रकृति हो तुम नहीं बस नारी, सृजन की बड़ी है जिम्मेदारी, नव भविष्य निज गर्भ में पलता, फिर भी अपना नाम कहाँ है, सुनो सखी विश्राम कहाँ है। चलो बनाए हम उस कल को, चलो बनाए हम उस कल को, जहाँ सुता भविष्य उज्जवल हो, कदम कुदाली में जब बदले, कदम कुदाली में जब बदले, तब अल्प और पूर्ण विराम कहाँ है, सुनो सखी विश्राम कहाँ है। तो बहुत खूब, बहुत खूब वंदना जी। आपकी रचनाओं को सुना और भी अधिक सुनने की इच्छा है, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता है। आपने बहुत सहज सरल शब्दों में अपने आसपास के जीवन को व्यक्त किया है। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति रही आपकी, और इसे आप फिर से कभी मिलेंगे, फिर जोड़ेंगे। बहुत ही सुंदर है जी, और मैं भी फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच को
और सभी लोगों को जिन्होंने अथक परिश्रम के साथ रात रात भर जाग करके संचालन किया। और मेरे लिए खुशी की बात ये थी, मंत्रमुग्ध हो रही थी मैं देख करके कि महिलाएं संचालन कर रही हैं रात रात भर जाग करके, इतने उत्साह के साथ। इतने उत्साह के साथ किसी काम को किया जाता है तो उसकी सफलता निश्चित होती है। और बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का, इस मंच का, कि जिन्होंने मुझे इस मंच में ये अवसर दिया कि मैं भी इसमें कुछ अपना योगदान दे सकूं। और आप लोगों के काम का फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।